Hello students, I am Shalu Rajput on my YouTube channel. Today's our topic is about the education system in pre-British time. कि प्री ब्रिटिश टाइम में हमारी जो देश में थी वो शिक्षा प्रणाली कैसी थी और उसके बाद उसमें क्या क्या बदलाव आए। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम जो था वो हमारा गुरुकुल पद्धति पर आधारित था। प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था शिक्षा के लिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी गुरु के घर जाकर वहाँ पर अगर अपना अध्ययन करने की इच्छा रखता था तो वो उनके लिए उनसे गुरु के समक्ष रिक्वेस्ट करता था कि वो मुझे पढ़ाएं। अगर गुरु उसे एक शिष्य के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते थे तो फिर वो गुरु के स्थान पर रहकर उनके साथ रहकर उनके घर के कार्यों में भी उनकी मदद किया करते थे और वहीं रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे, जिससे केवल शिष्य और गुरु के मध्य केवल एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन ही नहीं बनता था, बल्कि शिष्य वह सभी कुछ सीखता था जो कि एक घर को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक होते थे। यहाँ पर जो गुरु होते थे वो बच्चे को वह सब कुछ सिखाते थे जो वो सीखना चाहता था। फ्रॉम संस्कृत, जिसमें संस्कृत से लेकर उनके सभी पवित्र लेख हो गए या फिर गणित से लेकर भू भौतिक जगत के बारे में सभी जानकारी वो शिष्यों को सिखाया करते थे। स्टूडेंट के शिष्य गुरु के पास तब तक रहा करते थे जब तक उनकी इच्छा हुआ करती थी पढ़ने की, या फिर जब गुरु को ये महसूस होता था कि अब उसकी शिक्षा कंप्लीट होने वाली है, तब तक वह गुरु के ही पास रहते थे। सभी जो लर्निंग हुआ करती थी वो सभी प्राकृतिक रूप से दी जाती थी, जो कि जीवन से ओतप्रोत होती थी, जिसमें स्मृति पर आधारित जानकारी नहीं होती थी, यानी स्मृति पर वो ज़्यादा बल नहीं देते, जबकि वो प्रैक्टिकल लाइफ पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। यही हमारा भारत में एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें गुरुकुल और विश्वविद्यालय हुआ करते थे। विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदलता गया तो वैसे वैसे शिक्षा के भी कुछ माध्यम बदलते गए। उस ब्रिटिश शासन से पहले शिक्षा का जो माध्यम हुआ करता था, एलिमेंट्री स्कूल्स जो हुआ करते थे वो हमारे हुआ करते थे पाठशाला और मकतब, यानी प्राइमरी जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो पाठशाला और मकतब में दी जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए मदरसे हुआ करते थे। ये जो शिक्षा दी जाती थी इन संस्थाओं में वो सभी पुराने लेखों पर आधारित हुआ करती थी, जैसे हमारे वेद हो गए, कुरान हो गए, इस तरह की लेखों पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने भारत में कदम रखा तो हमारी एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसमें भी कंपनी ने अपना ही फ़ायदा देखा। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अब ब्रिटिशर्स का शिक्षा के प्रति नज़रिया क्या था। ब्रिटिशर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वो व्यापार करने के मकसद से भारत में आए थे और उनका मकसद था व्यापार करके लाभ कमाना। वे केवल क्षेत्रों को ही जीतना नहीं चाहते थे, वहाँ के रेवेन्यू को ही कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अब हमें अपनी संस्कृति को भी भारत में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें देश में रहने वाले लोगों को सिविलाइज करना होगा, उनके कस्टम्स और वैल्यूज़ को बदलना होगा। तो अब उनके लिए अब इस सब काम के लिए क्वेश्चन अराइज हुए कि इस कामों के लिए हमें किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है और भारतीयों को हम किस प्रकार से शिक्षित करें। लेकिन इसका कोई भी आसान तरीका उन्हें नज़र नहीं आया, तो उसके लिए समय समय पर कई सालों तक चर्चाएं चलती रहीं। अब ये जो डिबेट चली उसका रिजल्ट क्या निकला एजुकेशन सिस्टम पर। 18वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे, इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर के कारण क्या हुआ कि वो दो ग्रुप्स में बंट गए। कुछ का मानना था कि शिक्षा जो है वो वहीं उसी देश की भाषा, उन्हीं की परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर दी जानी चाहिए, और ये ग्रुप इसी वजह से ओरिएंटलिस्ट के नाम से जाना गया। जबकि दूसरे ग्रुप का मानना था कि शिक्षा जो है वो पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पर दी जानी चाहिए, जिसमें शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, और तब यही ग्रुप एंग्लिसिस्ट कहलाया। अब यही जो विवाद था इसका मेन मुद्दा क्या था, ये था कि शिक्षा का माध्यम भारत में क्या होना चाहिए, यानी कि कौन सी भाषा को अपनाया जाना चाहिए भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि ये दो ग्रुप में बढ़ गए, एक तो ओरिएंटलिस्ट और एक एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट के जो थे हमारी क्लासिकल लैंग्वेज जो कि संस्कृत
पर्शियन, अरेबिक यानी संस्कृत, पारसी और अरबी भाषा थी, उन्हीं में शिक्षा को, उन्हीं भाषाओं के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे थे। जबकि एंग्लिसिस्ट जो थे वो बात कर रहे थे कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करें, जिसमें इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए। अब इसी बात को आगे बढ़ते हुए एंग्लिसिस्ट का जो कंसर्न था वो क्या हो गया? एंग्लिसिस्ट का कंसर्न था रीजनल स्टडीज़, जबकि एंग्लिसिस्ट का कंसर्न था वेस्टर्न स्टडीज़, यानी कि ओरिएंटलिस्ट जो थी वो क्षेत्रीय आधार पर शिक्षा प्रदान करने की बात कर रहे थे, जबकि एंग्लिसिस्ट जो थे वो पश्चिमी शिक्षा पर अध्ययन करने की बात कर रहे थे। अब इसमें मोस्ट फेमस नाम आया राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय जो कि एक इंडियन थे, जिन्होंने भारतीयों को जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बाध्य किया कि वो भारतीय शिक्षा को, अगर भारत की भलाई के लिए अगर शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं तो वो भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दें। जबकि मैकाले जो कि एक ब्रिटिश मैन थे, जिन्होंने ये इस बात पर बल दिया कि सभी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? अंडर मैकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर जोन में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए जो कि ब्रिटिशर्स के अंतर्गत हो। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात की गई 1842 तक 42 स्कूल सेटअप किए गए, जिसमें बंगाल को 9 एजुकेशनल जोन्स में डिवाइड किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ? पर्शियन को पूरी तरह से, पारसी भाषा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया। इट मीन्स कि पहले जो थी पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी, लेकिन उसके बाद जब मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ तो इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिए गए, यानी कि सारे ऑफिशियल वर्क अंग्रेज़ी भाषा में ही होंगे। और इसी के साथ इंग्लिश बुक्स को पब्लिश करने और उनको कम दामों पे बेचने की बात भी वहाँ पर रखी गई। नेक्स्ट था, अब ये सारा जो मुद्दा क्रिएट हुआ वो किस कारण से हुआ कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट ये दो ग्रुप में बट गए? इनका कारण क्या था? इनका कारण था ये चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को जो कहा जाता है कि भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन है उनके फादर के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द एफर्ट, इन्हीं के प्रयासों के कारण भारत में चार्टर एक्ट 1833 आया। ये क्या था? इस एक्ट के तहत भारत में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक सैंक्शन किया गया, यानी कि कुछ राशि दी गई भारत में शिक्षा का प्रचार करने के लिए। और वो राशि क्या थी? ये 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ ही इन सारी चर्चाओं का मुख्य कारण थे कि ये चार्टर एक्ट 1813 में आया, जिसमें ये बात कही गई कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे, इनके बीच में ये डिबेट शुरू हो गई कि 1 लाख रुपए किस तरह की शिक्षा में खर्च किए जाएं, यानी कि शिक्षा का माध्यम जो है वो नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। तो यही जो चार्टर एक्ट 1813 है, यही इस डिबेट का सबसे मुख्य कारण रहा था। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद 1818 के दौरान में विलियम एडम नाम के व्यक्ति को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। अब बात आती है विलियम एडम कौन थे? विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में शिक्षा को फैलाने का उनका मकसद खाली यही नहीं था कि वो अपने क्षेत्र को बढ़ावा दे या फिर वो वहाँ पर अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करें, जबकि उनका एक मकसद था कि वो अपने कल्चर को भी यहाँ पर प्रमोट करें। तो इसीलिए विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी थे जो कि भारत में आए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया कि भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट तैयार करी वो किस बेसिस पर करी? बंगाल और बिहार के स्कूलों के आधार पर।
अब एडम ने इन दोनों स्टेट में 1830 के दौरान में काफ़ी भ्रमण किया और एक रिपोर्ट तैयार करी। वो रिपोर्ट क्या थी कि स्कूल्स को ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल रही है, स्कूलों की केयर नहीं करता है। स्कूल्स जो थे उस समय में ट्रीज़ घरों में या पेड़ों की छाया में वहाँ पर चला करते थे। इसके अलावा उस समय में कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं हुआ करती थी। एजुकेशन जो थी वो बच्चों की कन्वीनियंस के आधार पर दी जाती थी। स्टूडेंट्स की संख्या भी स्कूलों में कम थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो थे इन स्कूलों में जो जाते थे वो अपनी पोजीशन के आधार पर जाते थे। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि स्कूल में फ़ी स्ट्रक्चर था वो डिपेंड करता था पेरेंट्स की इनकम पर, यानी कि जो पेरेंट्स ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा फ़ीस पेड करते थे, जबकि कुछ लोग गरीब हैं तो वो कम फ़ीस पेड किया करते थे। तो वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबल था। इसके अलावा टाइम टेबल सिस्टम कुछ नहीं था। शिक्षा में जो शिष्यों को जो भी पढ़ाया जाता था वो शिष्यों की ज्ञान के आधार पर पढ़ाया जाता था या फिर उनके इंटरेस्ट के आधार पर, यानी कि जिन छात्रों को जो विषयों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था तो उनको उस हिसाब से, जिसमें उनकी ज़्यादा रुचि हुआ करती थी, उसके आधार पर पढ़ाया जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि यहाँ पर ये सिस्टम जो था स्कूल्स का पहले के समय में कि वो इतना फ्लेक्सिबल था कि हार्वेस्टिंग टाइम में किसानों के बच्चे जो हुआ करते थे वो भी वो हार्वेस्ट टाइम में छुट्टी कर दिया करते थे। इट मीन्स कि जैसे आपके टाइम में समर वेकेशंस होती थी तो उसी तरह से उस समय में हार्वेस्ट सीज़न में जो थी वेकेशंस हुआ करती थी ताकि पीसेंट्स के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ सकें। आगे अब हमने बात की थी कि जो चर्चा चली थी जिसमें कि इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो अब इस इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मेकाले जो कि एक एंग्लिसिस्ट थे। इट मीन्स जो अंग्रेज़ी भाषा के प्रचार प्रसार पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। इनका पूरा नाम थॉमस बॉबिंगटन मेकाले था, ठीक है, जिन्होंने कि 1835 में अपना एक क्या कहते हैं अपनी एक विचारधारा शिक्षा पद्धति के ऊपर रखी थी जिसे मेकाले मिनट के नाम से जाना गया, जिनका मकसद क्या था, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कल्चर एंड लिटरेचर इन इंडिया, भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देना। अब जब इन्होंने अपने पार्लियामेंट में एड्रेस किया, नीचे देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, थॉमस मेकाले एड्रेसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 2 Feb 1835। थॉमस मेकाले ने ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे थे जो 2 फरवरी 1800 लॉर्ड मेकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में संबोधित करते हुए कहा था, जो कि 2 फरवरी 1835 के दौरान में कहा गया था कि मैं भारत के हर जगह पर घूमा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि भिखारी हो या कोई चोर हो। इस तरह का धर्म मैंने किसी भी देश में नहीं देखा है और इस तरह की जो नैतिकता है, इस तरह के लोग मैंने किसी भी देश में नहीं देखे हैं। मेरा मानना है कि अगर हमें इस देश को जीतना है तो हमें सबसे पहले उस राष्ट्र के जो बेस है उसको तोड़ना होगा, और वो बेस है उनका स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, उनकी संस्कृति और आत्मिक धरोहर। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले उनके प्राचीन शिक्षा प्रणाली को ही रिप्लेस करना होगा, उनकी कल्चर को रिप्लेस करना होगा। फॉर इफ़ ऐसा करके ही इंडियंस ये सोचेंगे कि हम सभी ये जो फॉरेनर्स हैं यानी विदेशी हैं और उनके लिए ये जो अंग्रेजी भाषा है यही अच्छी है और वो उनसे बेहतर है, तभी वो अपने आत्मविश्वास को खो सकेंगे और अपनी कल्चर पर अपना जो विश्वास है उसको खोएंगे और तभी वो बन पाएंगे जो हम बनाना चाहते हैं, अर्थात पूरी तरह से अपने अधीन एक राष्ट्र। ये थॉमस मेकाले का मानना था। थॉमस मेकाले जिन्होंने कि अपने इसी विचारधारा को ध्यान में रख
मेघालय ने पार्लियामेंट में संबोधित करने के बाद अपने कुछ प्रावधान शिक्षा से संबंधित पद्धति के जो भारत में एजुकेशन सिस्टम है उससे संबंधित कुछ प्रावधान यहाँ पर किए। इस सिस्टम के अंतर्गत सीधा सीधा ये कहा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो केवल और केवल इंग्लिश ही होना चाहिए। इस सिस्टम के अंतर्गत पर्शियन लैंग्वेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और उसके प्लेस पर इंग्लिश लैंग्वेज को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, और इसके अलावा कि इंग्लिश बुक्स को प्रिंट किया जाए और उन्हें फ्री में प्रोवाइड किया जाए और मार्केट में उन्हें काफ़ी बड़े स्तर पर कम दामों पे बेचा जाए, जिससे भारत में अंग्रेज़ी भाषा का जो इस्तेमाल है वो बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वी डू इट।